हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 24वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 23 भाग नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। छवि अपने रूम में सो रही थी, तभी उसे अपने पेट पर कुछ रेंगता हुआ फील होता है। तो वो एक झटके में अपनी आंखें खोल देती है। तभी छवि को अपने करीब किसी को महसूस करके वो एकदम से उठ जाती है। वो चिल्लाने ही वाली थी कि तभी सार्थक उसके मुंह पर हाथ रखकर उसके ऊपर आ जाता है। इस वक्त दोनों के फेस काफी करीब थे। तब जाकर छवि को सार्थक का फेस दिखाई देता है। छवि सार्थक से अपनी आंखों से इशारा करती है तो सार्थक ने कहा, क्या बोल रही हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो छवि गुस्से में सार्थक के हाथ को काट लेती है। छवि के काटने पर सार्थक एक झटके में अपना हाथ हटा लेता है। उसने छवि को घूरते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, इतनी जोर से कौन काटता है। तो छवि ने भी अकड़ते हुए कहा, तो ऐसे मुंह भी कौन बंद करता है, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी और मैं तुम्हें इशारा कर रही थी, लेकिन तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वैसे तुम ये बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो सार्थक ने छवि के करीब आते हुए कहा, अपनी बीवी से मिलने आया था। तो छवि ने सार्थक को दूर करते हुए कहा, अभी हमारी शादी नहीं हुई है, तो अभी मैं आपकी बीवी भी नहीं हूँ, इसीलिए अभी आप यहाँ से जाइए। तो सार्थक ने छवि की आंखों में देखते हुए कहा, हुई नहीं तो बहुत जल्द हो जाएगी। रही बात यहाँ से जाने की, तो मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो छवि ने सार्थक से कहा, ओ हेलो, तुम यहाँ नहीं सो सकते समझे, तो चुपचाप यहाँ से जाओ। तो सार्थक ने छवि की आंखों में देखते हुए कहा, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे हम पहली बार साथ में सोने वाले हैं। हम पहले भी साथ में सो चुके हैं और बहुत कुछ कर भी चुके हैं, तो अभी तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। मैंने कह दिया ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगा तो कहीं नहीं जाऊंगा, इसीलिए चुपचाप लेट जाओ। इतना बोलकर सार्थक छवि का हाथ पकड़कर खींच लेता है। तो छवि सीधा सार्थक के चेस्ट पर जाकर गिरती है। तो सार्थक उसे अपनी बाहों में भर लेता है। वहीं मुक्ति अपने रूम में जाने से डर रही थी, क्योंकि दिन में वो जिस तरह से अभिक को छोड़कर भागी थी, उस हिसाब से अभिक उसे छोड़ने वाला नहीं था। वहीं रूम में अभिक भी पूरी तरह से तैयार था, वो मुक्ति का ही वेट कर रहा था। तभी रूम का डोर खुलता है तो अभिक की नज़र डोर पर जाती है। मुक्ति धीरे धीरे अंदर आ जाती है। वो वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। अभिक अभी भी चुपचाप सोफे पर बैठा अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। कुछ ही देर में मुक्ति चेंज करके वापस आ जाती है। वो जाकर बेड पर लेट जाती है और खुद को सिर तक ब्लैंकेट से ढक लेती है। मुक्ति को देखकर अभिक मुस्कुरा देता है। फिर वो लैपटॉप बंद करके मुक्ति की तरफ बढ़ जाता है। अभिक लाइट बंद करके बेड पर लेट जाता है। मुक्ति को भी फील हो रहा था कि अभिक बेड पर लेट चुका है, अब उसकी हालत खराब हो रही थी, इसीलिए वो कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी अभिक मुक्ति का ब्लैंकेट उसके ऊपर से हटाकर देखता है तो मुक्ति अपनी आंखें बंद करके लेटी हुई थी। अभिक कुछ देर ऐसे ही मुक्ति को देखता रहता है। तभी अभिक ने कहा, बीवी तुम बहुत ही बुरी एक्टिंग करती हो, इसलिए ये ड्रामा बंद करो। अभिक की बात सुनकर मुक्ति कोई हरकत नहीं करती। तो अभिक ने कहा, ठीक है, तुम अपना ये ड्रामा चालू रखो और मैं अपना काम करता हूँ। इतना बोलकर अभिक मुक्ति के ऊपर आ जाता है। अभिक को अपने ऊपर महसूस करते ही मुक्ति की सांसें तेज हो गई थी, लेकिन अभी भी उसने अपनी आंखें नहीं खोली थी। तो अभिक एक नज़र मुक्ति के चेहरे की देखकर उसके होठ मुक्ति की गर्दन पर रख देता है। अभिक के होठों का स्पर्श पाते ही मुक्ति के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसकी धड़कनें तेज हो जाती है। अभिक को भी उसकी धड़कनें महसूस हो रही थी, लेकिन मुक्ति अपनी आंखें खोलने के लिए तैयार ही नहीं थी। अब अभिक धीरे धीरे मुक्ति की गर्दन पर किस करने लगता है और गर्दन से होते हुए उसकी चेस्ट की तरफ बढ़ने लगता है। अब तो मुक्ति की हालत खराब हो गई थी। तभी मुक्ति ने एकदम से अभिक को रोकते हुए कहा, प्लीज रुक जाइए। मुक्ति की आवाज़ सुनकर अभिक के फेस पर स्माइल आ जाती है। वो अपना फेस उठाकर मुक्ति की तरफ देखता है, जो उसे ही देख रही थी। तभी अभिक ने मुक्ति से कहा, क्या हुआ, ड्रामा खत्म हो गया। अभिक की बात का मुक्ति कोई जवाब नहीं देती। तभी अभिक ने मुक्ति की आंखों में देखते हुए कहा, वैसे क्या मैं जान सकता हूँ ये ड्रामा क्यों हो रहा था। तो मुक्ति ने अभिक की आंखों में देखते हुए कहा, वो मैं दिन में भाग गई थी, तो मुझे लगा आप मुझे डांटोगे और पनिशमेंट दोगे। तो अभिक ने मुस्कुराते हुए कहा, डांटूंगा तो नहीं, लेकिन पनिशमेंट तो जरूर मिलेगी, और पनिशमेंट ये है कि तुम मुझे किस करोगे, वो भी 10 मिनट तक। अभी की बात सुनकर मुक्ति ने नजरें झुकाते हुए कहा, मुझे किस करना नहीं आता। तो अभिक ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा, लेकिन आगे तुम्हें बढ़ना होगा, इस बार मैं अपनी आंखें बंद नहीं करूंगा। अभिक की बात सुनकर मुक्ति अपनी आंखें बंद करके अपने होठों को अभिक के होठों पर रख देती है और धीरे धीरे उन्हें चूसने लगती है। मुक्ति किसी लॉलीपॉप की तरह अभिक के होठों को चूस रही थी।
तभी अभिक की मुक्ति को रिस्पॉन्स करने लगता है और अभिक के मुक्ति के होठों पर हावी हो रही थी। धीरे धीरे उनकी किस पेशेंट किस में बदल जाती है। कब आधा घंटा हो जाता है दोनों को पता ही नहीं चलता। जब दोनों की सांसें उनका साथ छोड़ने लगती है तब जाकर दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। मुक्ति लंबी लंबी सांसें लेते हुए खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद अभिक मुक्ति को अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। अगली सुबह ओबरॉय प्लेस में काफ़ी चहल पहल थी क्योंकि आज वहाँ 2 सगाई जो होने वाली थी। अभिक, सार्थक और प्रथम के साथ रुद्र की भाई फैमिली यहाँ थी, जिस वजह से यहाँ काफ़ी लोग नजर आ रहे थे। इस वक्त सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। तभी रुद्र का फ़ोन रिंग करता है तो रुद्र एक नज़र फ़ोन को देखता है तो उस पर उसके आदमी का नाम शो हो रहा था। रुद्र बिना किसी की तरफ देखे फ़ोन उठाकर वहाँ से चला जाता है। रुद्र को ऐसे जाते देखकर अद्विका ने प्रथम से कहा, भाई इन्हें क्या हुआ, ये ऐसे नाश्ता बीच में छोड़कर कहाँ चले गए। तो प्रथम ने कहा, मुझे नहीं पता, आजकल ये किसी अलग ही दुनिया में बिजी रहते हैं, पता नहीं किसका फ़ोन आता है, ये जनाब उठकर चले जाते हैं। प्रथम की बात सुनकर आदि ने अद्विका को देखकर कहा, भाभी कहीं भाई का किसी लड़की के साथ चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा और अभी भी उसका कॉल आया हो और भाई उससे बात करने गए हो। आदि की बात सुनकर प्रथम ने उसके सिर पर मारते हुए कहा, क्या बकवास कर रहा है, क्यों उसे भड़का रहा है, अगर रुद्र को पता चला ना तो तेरी खैर नहीं। प्रथम की बात सुनकर आदि ने अद्विका की तरफ देखकर अपनी बत्तीसी दिखाते हुए कहा, भाभी ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था, आप मेरी बातों को सीरियस मत लेना। तो अद्विका अपना सिर हिला देती है। इसी तरह पूरा दिन निकल जाता है। अद्विका अपने रूम में रेडी हो रही थी, वहीं रुद्र अभी तक रूम में नहीं आया था, वो अभी भी अपने काम में बिजी था। ये देखकर अद्विका मुंह बनाती है और वहां से नीचे चली जाती है। अब तक गेस्ट आने भी शुरू हो गए थे। रुद्र भी जाकर रेडी होकर आ गया था। सब लोग वहीं हॉल में ही थे। तभी किरण जी की नज़र मुक्ति की फैमिली पर जाती है। मिस्टर देसाई और शिखा बड़े एटीट्यूड के साथ चले आ रहे थे। उनके साथ मिस्टर देसाई भी थे। तभी मिस्टर देसाई ने किरण जी के पास आकर कहा, हेलो कैसी हैं आप। तो किरण जी ने मुस्कुराकर कहा, अच्छी हूँ। मिस्टर देसाई ने कहा, वैसे सुना है आपकी होने वाली बहू काफ़ी खूबसूरत है, वैसे कौन है वो, काफ़ी बड़े खानदान से होगी। तो किरण जी ने कहा, सच कहूँ तो मेरी बहू लाखों में एक है और रही खानदान की बात तो मुझे उसके खानदान से कोई मतलब नहीं है। वो लोग बात कर ही रहे थे तभी वहीं खड़ी शिखा की नज़र रुद्र पर जाती है। वैसे तो शिखा का प्लान इन पांचों में से किसी के भी साथ शादी करने का था, लेकिन अब अभी सार्थक की एंगेजमेंट हो रही थी और प्रथम पहले ही शादी कर चुका था। अब शिखा के पास रुद्र और आदि ही बचे थे क्योंकि उसे नहीं पता था कि रुद्र की शादी हो चुकी है। इससे पहले शिखा रुद्र के पास पहुंचती रुद्र वहां से कुछ लोगों से बात करता हुआ निकल जाता है। ये देखकर शिखा का मुंह बन जाता है। अब उसकी नज़र आदि पर जाती है जो एक टेबल पर बैठा खाने में बिजी था। आदि को देखकर शिखा के फेस पर स्माइल आ जाती है। वो अपने कदम आदि की तरफ बढ़ा देती है। शिखा ने आदि को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हाय आदित्य। शिखा की आवाज़ सुनकर आदित्य अपना सिर उठाकर ऊपर देखता है, फिर शिखा को इग्नोर कर खाने पर फोकस करने लगता है। खुद को ऐसे इग्नोर होते देखकर शिखा का मुंह बन जाता है, लेकिन फिर भी वो बेशर्मी के साथ वहीं आदि के पास बैठ जाती है। जब आलिया की नज़र शिखा और आदि पर जाती है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है और वो अपने कदम उसी तरफ बढ़ा देती है। आलिया ने आदि के पास आकर कहा, तुम यहाँ इस छिपकली के साथ क्या कर रहे हो। आलिया की आवाज़ सुनकर आदि एक नज़र आलिया को देखता है, फिर वो एक नज़र शिखा की तरफ देखता है। आदि अपना मुंह खोलकर कुछ कहने ही वाला था तभी शिखा ने गुस्से में आलिया से को देखकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छिपकली कहने की। तो आलिया ने भी बड़े एटीट्यूड से कहा, वैसे ही जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई मेरे फियोंसे से चिपकने की। आलिया की बात सुनकर शिखा और आदि दोनों हैरानी से उसे ही देख रहे थे। तभी आलिया ने आदि को देखकर कहा, तुम चलो तुम्हें बताती हूँ, आखिर तुम मुझे छोड़कर इसके साथ जो चिपक रहे थे। इतना बोलकर आलिया आदि को खींचते हुए वहां से ले जाती है। वहीं शिखा अपने पैर पटकते हुए अपनी माँ की तरफ चली जाती है। अब तक सार्थक और अभिक स्टेज पर आकर बैठ चुके थे, अब बस उनकी दुल्हन का इंतजार हो रहा था। तभी शिखा ने अपनी माँ से कहा, वैसे मोम ये अभिक उस दिन मुक्ति को लेकर तो ऐसे गया था जैसे जिंदगी भर उसके साथ रहेगा, लेकिन आज ये किसी और से सगाई कर रहा है। तो मिस्टर देसाई ने कहा, अरे अमीरजादे ऐसे ही होते हैं, उस जैसी लड़की शादी के लिए नहीं बल्कि दिल बहलाने के लिए अपने पास रखते हैं और शादी किसी अच्छी लड़की से करते हैं जो उनके स्टेटस की हो। तभी शिखा की नज़र सामने जाती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है क्योंकि सामने मुक्ति और छवि किरण जी और रीता जी के साथ आ रही थी। वहीं जब मिस्टर देसाई की नज़र मुक्ति पर जाती है तो उनकी आंखें भी हैरानी से बड़ी हो जाती है, साथ ही साथ डर भी उनके चेहरे पर दिखाई देने लगता है
क्योंकि उन्होंने अपने पति से झूठ कहा था कि मुक्ति किसी लड़के के साथ भाग गई थी। अगर मिस्टर देसाई ने मुक्ति से कुछ पूछा तो उनकी क्लास लगना तय है। जब मिस्टर देसाई मुक्ति को देखते हैं तो उनकी आंखें भी हैरानी से बड़ी हो जाती है। तभी किरण जी मुक्ति को लेकर अभी के बगल में खड़ा कर देती है और किरण जी ने छवि को सार्थक के बगल में खड़ा कर दिया था। मुक्ति को देखकर मिस्टर देसाई हैरान थे। उन्होंने मुक्ति को ढूंढने की काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन उन्हें मुक्ति का कहीं पता नहीं चला था। ऐसा नहीं था कि वो मुक्ति से प्यार नहीं करते थे, लेकिन अपनी पत्नी के भड़काने पर वो भड़क जाते थे। वहीं जब मुक्ति की नज़र मिस्टर देसाई और शिखा पर जाती है तो वो थोड़ा घबरा जाती है। ये बात अभिक भी समझ रहा था। तभी अभिक ने मुक्ति का हाथ पकड़कर कहा, रिलैक्स, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरे होते हुए तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता, तो अब किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अभिक के बोलने पर मुक्ति कुछ हद तक शांत हो जाती है। तभी वो अपनी नज़रें इधर-उधर दौड़ाने लगती है। जैसे ही वो किसी को ढूंढ रही थी, तभी उसकी नज़र एक शख्स पर जाकर ठहर जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो शख्स कोई और नहीं, उसके पापा थे। मुक्ति अपने पापा को देखकर इमोशनल हो गई थी। वहीं मिस्टर देसाई की भी आंखें नम हो जाती है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत गलतियां की थी और उन्हें अपनी गलतियों का पछतावा भी था। तभी किरण जी अभी के सामने एक थाल बढ़ाती है तो अभी उसमें रखे बॉक्स से रिंग निकालकर मुक्ति को पहना देता है। इसी के साथ वहां तालियों का शोर गूंज जाता है और इसी तरह मुक्ति भी अभी को रिंग पहना देती है और फिर सार्थक और छवि भी रिंग एक्सचेंज कर लेते हैं। उन चारों की एंगेजमेंट हो गई थी। गेस्ट उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे थे। तभी मिस्टर देसाई भी स्टेज पर पहुंच जाते हैं। वो अभी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और मुक्ति के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हैं। उनके ऐसा करने पर मुक्ति उनकी तरफ देखती है। इस वक्त मुक्ति की आंखों में आंसू थे, वहीं मिस्टर देसाई की आंखें भी नम थी। वो ज़्यादा देर तक वहाँ रुक नहीं पाए, जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं। वहीं अद्विका इधर-उधर रुद्र को देख रही थी। उसे सबके साथ फ़ोटो खिंचवाना था, लेकिन रुद्र का कुछ पता ही नहीं था। तभी प्रथम ने अद्विका से कहा, क्या हुआ बच्चा, तुम किसी को ढूंढ रही हो? तो अद्विका ने प्रथम को देखकर कहा, हाँ भाई, मैं रुद्र को देख रही थी। वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, मुझे सबके साथ फ़ोटो खिंचवानी थी। तो प्रथम ने कहा, तुम यहाँ रुको, मैं उसे देख कर आता हूँ। और प्रथम वहाँ से रुद्र को देखने चला जाता है। वहीं रुद्र अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ था। उसके सामने उसका एक आदमी खड़ा हुआ था। इस वक्त रुद्र के हाथ में एक फाइल थी, जिसे देखकर उसके फेस पर स्माइल थी। तभी प्रथम वहाँ आ जाता है। प्रथम ने रुद्र को देखकर कहा, तू यहाँ क्या कर रहा है? प्रथम की आवाज़ सुनकर रुद्र उस आदमी को जाने का इशारा करता है तो वो आदमी वहाँ से चला जाता है। तभी प्रथम ने रुद्र को देखकर कहा, वैसे तुझे आज भी चैन नहीं है? मना किया था आज काम करने से। वैसे ये बता, आज कौन सा जरूरी काम था जो तू सब कुछ छोड़कर यहाँ बैठा है? तभी रुद्र ने प्रथम से कहा, तेरे लिए सरप्राइज है, ये ले देख। प्रथम रुद्र के हाथ से गुस्से में फाइल छीन लेता है और उसे देखने लगता है। जैसे जैसे प्रथम वो फाइल पढ़ रहा था, उसके फेस के एक्सप्रेशन बदलते जा रहे थे। तभी प्रथम अपनी भरी आंखों से रुद्र की तरफ देखकर पूछता है, क्या ये सच है? तो रुद्र हाँ में अपना सिर हिला देता है। रुद्र की हाँ सुनकर प्रथम जाकर रुद्र को कसकर गले लगा लेता है। फिर वो फाइल लिए जल्दी से बाहर की तरफ भागता है। अब तक सारे गेस्ट जा चुके थे, बस घर के ही लोग बचे हुए थे। वहीं अद्विका का चेहरा लटका हुआ था, क्योंकि प्रथम को गए हुए भी टाइम हो गया था। वो भी वापस नहीं आया था। अद्विका अपना मुंह लटकाए हुए आलिया और प्राची के साथ खड़ी हुई थी। तभी कोई आकर एकदम से अद्विका को कसकर गले से लगा लेता है। वो कोई और नहीं, प्रथम ही था। प्रथम को ऐसे अद्विका को गले लगाते देखकर सब हैरान थे। तभी अद्विका ने प्रथम से कहा, क्या हुआ भाई, आप ठीक तो है? प्रथम अद्विका की बात का कोई जवाब नहीं देता तो अद्विका और भी कसकर गले से लगा लेता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था, अगर वो अद्विका को छोड़ेगा तो वो उससे दूर चली जाएगी। सब लोग प्रथम को हैरानी से देख रहे थे। तभी अद्विका ने धीरे से कहा, भाई मुझे सांस नहीं आ रही। अद्विका की बात सुनकर प्रथम उसे छोड़ देता है और उसे ले जाकर वहाँ पास में रखी चेयर पर बिठाता है। फिर प्रथम ने अद्विका को पानी पिलाते हुए कहा, तुम ठीक तो हो? तो अद्विका ने कहा, हाँ भाई, मैं ठीक हूँ। सब लोग प्रथम के बिहेवियर से हैरान थे। वहीं रुद्र काफी देर से उसे देख रहा था। तभी शिल्पा जी ने प्रथम के पास आकर कहा, क्या हुआ प्रथम, तू ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है? शिल्पा जी की बात सुनकर प्रथम ने उनकी तरफ देखकर कहा, मोम, वो ये अद्वी हमारी। प्रथम से खुशी की वजह से बोला भी नहीं जा रहा था। इस वक्त उसकी आंखें हल्की नम थी। तभी रुद्र ने प्रथम के पास आकर उसके हाथों से वो फाइल शिल्पा जी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, आप इसे देख लीजिए,
समझ में आ जाएगा। शिल्पा जी वो फाइल पढ़ने लगती है। नीतीश जी वो फाइल पढ़ रहे थे। वो फाइल पढ़ते हुए शिल्पा जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो फाइल उनके हाथों से छूट जाती है। शिल्पा जी भी आकर अद्विका को गले से लगा लेती है। तभी अद्विका ने शव की तरफ देखकर कहा, क्या कोई बताएगा कि यहाँ हो क्या रहा है? उस फाइल में ऐसा क्या है जो सब उसे पढ़कर सब मुझे गले लगा रहे हैं? तभी अद्विका ने रुद्र की तरफ देखकर कहा, और आप तब से कहाँ गायब थे? जब देखो तब ऐसे गायब हो जाते हो जैसे मिस्टर इंडिया हो। अद्विका की बात सुनकर रुद्र ने उसके पास आकर उसके गाल को सहलाते हुए कहा, तुमने ही तो कहा था कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में पता करूं, तो बस वही कर रहा था और तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे सामने हैं। रुद्र की बात सुनकर अद्विका हैरानी से उसे देख रही थी। अद्विका ने हैरान होते हुए कहा, आप सच बोल रहे हैं? तो रुद्र ने अद्विका को देखते हुए कहा, तुम्हें लगता है मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? रुद्र की बात सुनकर अद्विका अपनी नम आंखों से शिल्पा जी की तरफ देखती है, फिर नितेश जी की तरफ। वो दोनों ही उसे देख रहे थे। तभी शिल्पा जी ने अद्विका के माथे को चूमते हुए कहा, मेरी बच्ची, मुझे लगा कि हमने तुम्हें खो दिया। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे जाने के बाद कितना तड़पे हैं हम। तभी अद्विका ने रोते हुए कहा, आपने मुझे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की माँ? तो नितेश जी ने अद्विका के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, की थी तुम्हें। हमने हर जगह ढूंढा था लेकिन तुम हमें कहीं नहीं मिली, तो हमें लगा शायद भगवान ने तुम्हें हमसे हमेशा के लिए छीन लिया है। नितेश जी की बात सुनकर अद्विका ने कुछ नहीं कहा। वो बस उसी तरफ शिल्पा जी के सीने से लगी रहती है। थोड़ी देर बाद शिल्पा जी ने अद्विका को देखकर कहा, अच्छा चलो अब रोना बंद करो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तो अद्विका अपने आंसू पोंछ लेती है। तभी शिल्पा जी ने कहा, अच्छा अब चलो अंदर चलकर आराम कर लो। तो अद्विका हाँ में सिर हिला देती है। तो शिल्पा जी ने कहा, क्या हुआ, आराम नहीं करना? तो अद्विका ने मासूम सा फेस बनाकर कहा, मुझे भूख लगी है। तो शिल्पा जी ने अद्विका को देखकर कहा, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? तो अद्विका नाव में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं। तो प्रथम ने कहा, क्यों, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तो अद्विका ने रुद्र की तरफ इशारा करते हुए कहा, इनकी वजह से। अद्विका की बात सुनकर रुद्र ने कहा, मेरी वजह से? मैंने तुम्हें खाने से कब मना किया? तो अद्विका ने रुद्र को देखकर कहा, क्योंकि मैं आपका वेट कर रही थी और आप है कि आने का नाम ही नहीं ले रहे थे, इसीलिए नहीं खाया। तभी रुद्र ने कहा, तुम जाकर चेंज कर लो, मैं खाना लेकर आता हूँ। रुद्र की बात सुनकर अद्विका अंदर चली जाती है। बाकी लोग भी अंदर चले गए थे। तभी प्रथम ने रुद्र के गले लगते हुए कहा, थैंक यू सो मच यार, जो तूने किया है मैं उसे जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तो रुद्र ने प्रथम को अलग करते हुए कहा, मैंने तुझ पर कोई एहसान नहीं किया, मैंने बस अपनी वाइफ की फैमिली को ढूंढा है, वरना वो उस घटिया सी फैमिली को याद करके पूरा दिन रोती रहती। रुद्र की बात सुनकर प्रथम अपना सिर हाँ में हिला देता है। तभी प्रथम ने रुद्र से कहा, अच्छा अब उसके लिए खाना ले जा, मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन तेरी वजह से भूखी रहे। तो रुद्र अपना सिर हिलाकर वहां से चला जाता है और प्रथम अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। रुद्र अद्विका के लिए खाना लेकर जब रूम में पहुंचता है तो देखता है अद्विका चेंज करके आ चुकी है। रुद्र ने अद्विका को सोफे पर बैठाते हुए कहा, चलो आओ अब खाना खा लो। और फिर दोनों एक दूसरे को खाना खिलाने लगते हैं। खाना खाने के बाद रुद्र अद्विका को वॉशरूम में ले जाकर हाथ मुंह धुलवाकर बेड पर लिटा देता है। तभी अद्विका ने रुद्र का हाथ पकड़कर कहा, थैंक यू सो मच। अद्विका की बात सुनकर रुद्र ने कहा, थैंक यू किस लिए? मेरी फैमिली को ढूंढने के लिए। तो रुद्र ने अद्विका के पास बैठकर कहा, लेकिन मुझे तुम्हारा थैंक यू नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। तो अद्विका ने मासूमियत से कहा, आपको क्या चाहिए? आपको जो चाहिए मैं ला दूंगी। तो रुद्र ने अद्विका के गाल को सहलाते हुए कहा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मुझे जो चाहिए तो मुझे अभी यहीं दे सकती हो। तो अद्विका ने कहा, हाँ तो बोलिए आपको क्या चाहिए? तो रुद्र ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा प्यार, मुझे तुम्हें प्यार करना है। इतने दिनों से तुम्हारे पास होकर भी तुमसे दूर हूँ, लेकिन आज नहीं, आज मेरा तुम्हें प्यार करने का मन है और तुम भी मेरा साथ दोगी। तो अद्विका ने कहा, लेकिन आपकी चोट वो अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। तो रुद्र ने अद्विका के करीब जाते हुए कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इतना बोलकर रुद्र अपने होठों को अद्विका के सॉफ्ट होठों पर रख देता है। वहीं अद्विका रुद्र को महसूस करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुद्र अद्विका को काफी सॉफ्टली किस कर रहा था और धीरे धीरे अद्विका भी रुद्र का साथ दे रही थी। धीरे धीरे उनकी ये सॉफ्ट किस पैशनेट किस में बदल जाती है। रुद्र अपनी जीभ से अद्विका के होठों को खोलकर उसके मुंह में अपनी जीभ डाल देता है और अद्विका के मुंह के हर कोने को एक्सप्लोर करने लगता है। दोनों की ही जीभ एक दूसरे से उलझी हुई थी। धीरे धीरे रुद्र के हाथ
अद्विका के कपड़ों को उसकी बॉडी से अलग करने लगते हैं। वहीं अद्विका भी रुद्र के शर्ट के बटन खोलने में लगी हुई थी। कुछ ही देर में दोनों की अपर बॉडी के कपड़े फर्श पर पड़े हुए थे। अब रुद्र अद्विका के होठों से हटकर उसकी गर्दन से होते हुए उसकी चेस्ट पर आ जाता है। रुद्र अद्विका के चेस्ट को शक कर रहा था और एक हाथ से दूसरे को प्रेस कर रहा था। वहीं अद्विका के हाथ रुद्र के बालों में थे और उसकी सिसके उस पूरे कमरे में गूंज रही थी। रुद्र अद्विका के चेस्ट को छोड़कर उसकी पीठ पर किस करने लगता है। वहीं अद्विका की हालत खराब हो रही थी। वो बिना पानी की मछली की तरह तड़प रही थी। रुद्र ने अद्विका को काफी सारे लव बाइट्स भी दिए थे। तभी रुद्र एक झटके में अद्विका के लोअर बॉडी के कपड़े भी निकाल कर फेंक देता है और अपना पेंट भी निकाल देता है। रुद्र अद्विका के ऊपर आकर एक बार फिर उसके होठों पर किस करने लगता है और एक झटके में उसके अंदर एंटर कर जाता है। रुद्र के ऐसा करने पर अद्विका अपने नाखून उसकी पीठ पर छुपा देती है। अब दोनों की सांसों की आवाज और अद्विका की आहें उस रूम में गूंज रही थी। दुनिया जहाँ से बेखबर दोनों अपने प्यार में पूरी तरह से डूब गए थे। अगली सुबह जब रुद्र की नींद खुलती है तो उसकी नज़र अपनी मासूम बेबी के फेस पर जाती है जो किसी छोटे बच्चे की तरह उसके चिपक कर सो रही थी। अद्विका को देखकर रुद्र के फेस पर स्माइल आ जाती है तो वो अद्विका के फोरहेड पर किस करके उठकर वॉशरूम में चला जाता है। थोड़ी ही देर में रुद्र रेडी होकर नीचे चला जाता है। वहीं जब अद्विका की नींद खुलती है तो वो देखती है कि रुद्र उसके बगल में नहीं था तो वो अपनी आंखें मलते हुए बैठ जाती है। अद्विका खुद को देखती है तो इस वक्त उसने रुद्र की शर्ट पहन रखी थी। अद्विका उठकर वॉशरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद रेडी होकर नीचे पहुंच जाती है। वहीं सब लोग हॉल में बैठे हुए थे तो अद्विका भी जाकर शिल्पा जी के पास बैठ जाती है। तभी अद्विका ने चारों तरफ देखते हुए कहा, माँ, प्राची और आलिया कहाँ है? तो शिल्पा जी ने कहा, वो दोनों किसी काम से बाहर गई है। अद्विका को वहाँ ना ही शिया ना ही आदि के साथ साथ बाकी लोग दिख रहे थे। हॉल में इस वक्त बस बड़े ही बैठे हुए थे। तो अद्विका ने शिल्पा जी से कहा, माँ, बाकी लोग भी तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। तभी पीछे से आदि ने आते हुए कहा, मैं तो यहाँ हूँ भाभी, बाकी लोगों का नहीं पता। तो शिल्पा जी ने कहा, शिया अपने रूम में है और वो लोग स्टडी रूम में। तभी शिल्पा जी ने आदि से कहा, आदि जाओ, जाकर उन्हें बुला लाओ नाश्ता करने के लिए। तो आदि वहाँ से रुद्र और बाकी सबको बुलाने चला जाता है। कुछ ही देर में सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। वहीं आदि की नज़र रुद्र पर थी। वो रुद्र की गर्दन को घूरे जा रहा था। वहीं प्रथम जब आदि की नज़रों का पीछा करता है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है क्योंकि उसे पता था आदि अभी कोई ना कोई बकवास जरूर करेगा। तभी आदि कुछ बोलने के लिए मुंह खोलता ही है लेकिन उससे पहले प्रथम उसके मुंह पर हाथ रख लेता है। प्रथम की इस हरकत पर सब लोग उसे ही देखने लगते हैं। वहीं प्रथम ने आदि के कान के पास जाकर कहा, कुछ भी बकवास करने से पहले सोच लेना। अगर तूने रुद्र से उस निशान के बारे में कुछ भी कहा ना तो तू गया समझ ले, इसीलिए चुप रहने में ही तेरी भलाई है। प्रथम की बात पर आदि हाँ में सिर हिला देता है। उन दोनों को ऐसे देखकर शिल्पा जी ने कहा, तुम दोनों में क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो? प्रथम, तुमने आदि का मुंह क्यों बंद कर रखा है? शिल्पा जी की बात सुनकर प्रथम आदि के मुंह से अपना हाथ हटा लेता है। तभी आदि ने शिल्पा जी से कहा, अरे आंटी कुछ नहीं, प्रथम भाई ने मेरा मुंह इसीलिए बंद किया था ताकि मैं भाई की गर्दन पर जो निशान है उसके बारे में कुछ ना बोलूं। आदि की बात सुनकर सब लोग रुद्र की तरफ देखते हैं। वहीं प्रथम अपना सिर पीट लेता है। जब अद्विका रुद्र की गर्दन पर देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है क्योंकि वो निशान अद्विका ने खुद रुद्र को दिया था। कल रात जब रुद्र काफी वाइल्ड हो गया था तब अद्विका ने उसे काफी जोर से काट लिया था। इस सब लोग रुद्र को देखकर मुस्कुरा देते हैं। वहीं अद्विका अपना नाश्ता करके जल्दी से वहां से भाग जाती है। अद्विका को देखकर सबके फेस पर मुस्कुराहट आ जाती है। नाश्ता करने के बाद रुद्र और बाकी सब ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऑफिस में रुद्र अपने केबिन में बैठा हुआ था। वो अपने लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। तभी सार्थक ने अंदर आते हुए कहा, रुद्र, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। तो रुद्र ने कहा, हाँ बोलो, क्या हुआ? तो सार्थक ने कहा, कृतिका इंडिया से जाने की तैयारी में है, वो बहुत जल्द ही यहाँ से जाने वाली है। तो रुद्र ने कहा, अगर ऐसा है तो तुम्हें तो पता ही होगा कि करना क्या है। तो सार्थक ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, और शाम तक तुम्हें गुड न्यूज भी मिल जाएगी। इतना बोलकर सार्थक वहां से चला जाता है। वहीं रुद्र अपनी चेयर पर लीन होकर बैठ जाता है। कुछ सोचकर उसके चेहरे पर स्माइल आती है। वहीं घर पर प्राची अकेली परेशान से घर आई थी और उसके माथे से खून भी निकल रहा था। अद्विका जो हॉल में बैठी हुई थी, जब उसकी नज़र प्राची पर जाती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है
वो परेशान होकर जल्दी से प्राची की तरफ भागती है। अद्विका ने प्राची को देखकर कहा, प्राची तू ठीक तो है, ये चोट कैसे आई? तो और आलिया कहाँ है? अद्विका की बात सुनकर सब प्राची की तरफ देखते हैं। प्राची को देखकर शिल्पा जी भी परेशान हो जाती है। शिल्पा जी ने प्राची को सोफे पर बिठाते हुए कहा, क्या हुआ प्राची, ये चोट कैसे आई और आलिया कहाँ है? तो प्राची ने शिल्पा जी से कहा, कुछ लोग आलिया को जबरदस्ती उठाकर ले गए। जब मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे धक्का मार दिया, जिस वजह से मुझे चोट लग गई। प्राची की बात सुनकर नितेश जी ने कहा, कौन लोग ले गए बेटा, क्या तुमने कुछ नोटिस किया उन लोगों के बारे में? तो प्राची ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं पापा, उनके फेस कवर थे तो मैं उन्हें पहचान नहीं पाई। वहीं अब तक अद्विका ने परेशान होकर रुद्र को कॉल कर दिया था। रुद्र सबके साथ बैठा हुआ था, तभी उसका फोन रिंग करता है। अद्विका का कॉल देखकर रुद्र फोन उठा लेता है तो अद्विका ने उधर से रोते हुए कहा, वो किसी ने आलिया को किडनैप कर लिया है और प्राची को भी चोट आई है। अद्विका की बात सुनकर रुद्र ने हैरान होते हुए कहा, क्या? फिर रुद्र ने अद्विका को चुप कराते हुए कहा, पहले तुम शांत हो जाओ, हम अभी आ रहे हैं। अद्विका से बात करने के बाद रुद्र कॉल काट देता है। तभी प्रथम ने रुद्र को देखकर कहा, क्या हुआ, सब ठीक तो है? तो रुद्र ने प्रथम से कहा, किसी ने आलिया को किडनैप कर लिया है। रुद्र की बात सुनकर आदि को जैसे झटका सा लगता है। आलिया की किडनैपिंग की बात सुनकर उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ जाता है। तभी प्रथम ने कहा, पहले हमें घर चलना चाहिए। तो रुद्र हाँ में सिर हिला देता है। तभी रुद्र ने सार्थक और अभिक को देखकर कहा, तुम लोग जाकर कृतिका को देखो, हम ये देख लेंगे। रुद्र की बात पर सार्थक हाँ में सिर हिला देता है और वो लोग वहां से घर की तरफ निकल जाते हैं। रुद्र, प्रथम और आदि तीनों ओबरॉय प्लेस पहुंच जाते हैं। तभी प्रथम की नज़र प्राची पर जाती है। प्राची को देखकर प्रथम की आंखें छोटी हो जाती है। प्रथम ने प्राची को चोट को देखकर कहा, ये तुम्हें चोट कैसे लगी? तो प्राची ने कहा, वो मुझे उन लोगों ने धक्का मारा था जिस वजह से मुझे चोट लग गई। प्राची की बात सुनकर प्रथम को गुस्सा आ जाता है। उसने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, इतना सब कुछ हो गया, तुम मुझे एक कॉल नहीं कर सकती थी? आखिर तुम्हारा फोन है कहाँ? तो प्राची अपना फोन प्रथम की तरफ बढ़ा देती है। प्राची का फोन पूरी तरह से टूट चुका था। तभी रुद्र ने प्रथम से कहा, ये सब छोड़ो, पहले हमें आलिया को ढूंढना है। तभी रुद्र ने प्राची को देखकर कहा, प्राची, क्या तुम हमें उन लोगों के बारे में कुछ बता सकती हो? तो प्राची ने कहा, उन लोगों के फेस कवर थे और वो लोग एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो में आलिया को लेकर गए थे। तो प्रथम ने कहा, तुमने उस गाड़ी का नंबर देखा? तो प्राची नाम में सिर हिला देती है। तभी अद्विका ने रोते हुए कहा, पता नहीं कहाँ होगी आलिया और कोई उसे किडनैप क्यों करेगा? तो रुद्र ने अद्विका को देखकर कहा, पहले तो तुम ये रोना बंद करो और आलिया अगले 2 घंटे में सही सलामत तुम्हारे सामने होगी, तो अब रिलैक्स करो। इतना बोलकर रुद्र प्रथम आदि के साथ वहां से चला जाता है। आदि को इस वक्त काफी गुस्सा आ रहा था तो वो अपना गुस्सा अंदर दबाए बैठा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ वो लोग आलिया को उठाकर एक बंगले में ले गए थे। वो लोग आलिया को ले जाकर वहीं हॉल में छोड़ देते हैं। आलिया अपने सामने देखती है तो उसके सामने एक 25 से 26 साल का लड़का बैठा हुआ था। उसे देखकर आलिया ने गुस्से में कहा, तुमने मुझे किडनैप करवाया है? तो उस लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, किडनैप नहीं करवाया, बस अपनी चीज को अपने पास मंगवाया है। अब तुमसे मेरी सगाई हो चुकी है और बहुत जल्द शादी हो जाएगी, तो उस हिसाब से तुम पर मेरा हक है। और सोहम मलिक अपना हक नहीं छोड़ता, चाहे उसे जबरदस्ती ही क्यों ना हासिल करना पड़े। तो आलिया ने कहा, ना ही मैं उस सगाई को मानती हूँ और ना ही तुमसे कोई शादी करने वाली हूँ, समझे तुम? आलिया की बात सुनकर सोहम ने मुस्कुराते हुए कहा, शादी तो होगी हमारी, वो भी आज अभी। तुम कुछ नहीं कर पाओगी, ना ही कोई तुम्हें मुझसे बचाने आएगा। सोहम की बात सुनकर आलिया ने कहा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे और वैसे भी ये सगाई मेरे ऊपर थोपी गई है, मैंने अपनी मर्जी से नहीं की, तो तुम मुझसे ऐसे जबरदस्ती शादी नहीं कर सकते। तो सोहम ने कहा, जबरदस्ती ही सही, लेकिन हमारी सगाई तो हुई है और शादी भी होगी, वो भी आज ही। तो आलिया ने गुस्से में कहा, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। तभी दरवाजे पर किसी की आवाज़ आती है, हम भी देखते हैं तुम ये शादी कैसे नहीं करती। वो आवाज़ सुनकर आलिया दरवाजे की तरफ देखती है तो वहाँ उसके मॉम डैड खड़े हुए थे। आलिया अपने मॉम डैड को वहाँ देखकर हैरान थी। उसे लगा नहीं था कि उसके माँ बाप सोहम के साथ मिले हुए हैं। तभी आलिया ने अपने पापा को देखते हुए कहा, ये आप क्या बोल रहे हैं? अब आप मेरी शादी इससे करवाएंगे? तो आलिया की माँ ने उसके पास आते हुए कहा, तुमने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा हमारे पास। तो आलिया ने गुस्से में अपनी माँ को देखते हुए कहा, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं आप दोनों की बेटी ही नहीं, आप मुझे किसी अनाथ आश्रम से उठाकर लेकर आए थे, वो भी अपने किसी फायदे के लिए।
तभी आलिया के पापा मिस्टर व्यास ने कहा, तुम्हें जो समझना है समझो। फिर उन्होंने अपनी पत्नी की तरफ देखकर कहा, जाओ इसे रेडी करके ले आओ, बहुत हो गया इसका ड्रामा, आज इसकी शादी होकर ही रहेगी। और आलिया की माँ जबरदस्ती आलिया को वहां से खींचते हुए ले जाती है। आलिया को उनके साथ जाना पड़ता है क्योंकि वो यहाँ से भागकर भी नहीं जा सकती थी। आधे घंटे में आलिया दुल्हन की जोड़ी में रेडी होकर सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। वहीं सोहम भी दूल्हे की तरह रेडी होकर नीचे खड़ा था। तभी उसकी नज़र सीढ़ियों से आती हुई आलिया पर जाती है तो उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। तभी आलिया ने अपने पापा से आखिरी बार कहा, डैड प्लीज एक बार फिर सोच लीजिए, मुझे ऐसे रिश्ते में मत बांधिए जो जिंदगी भर मेरे लिए बोझ बनकर रहे। तो आलिया के पापा ने कहा, हम जो कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं, वरना पता नहीं तुम किसे पकड़ कर ले आओ। तो आलिया ने कहा, तो इसका मतलब आपको मेरी खुशियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बस अपने मतलब के लिए इस इंसान से मुझे बांधना चाहते हैं। तो आलिया के पापा ने कहा, शादी के बाद तुम खुश रहोगी, सोहम एक अच्छा लड़का है, वो तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगा, वो शादी के बाद तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगा। तो आलिया ने सोहम की तरफ देखते हुए कहा, ये इंसान मेरा ख्याल रखेगा जो मेरी मर्जी के खिलाफ मुझसे जबरदस्ती शादी कर रहा है और जिसे मेरी खुशी से कोई मतलब ही नहीं। आप कह रहे हैं कि ये मेरा ख्याल रखेगा, मुझे खुश रखेगा। वैसे आपकी भी कोई गलती नहीं, आप मुझे एक जेल से दूसरी जेल में डाल रहे हैं। जब आज तक आप मेरी खुशी नहीं देख पाए तो मैं किसी और से क्या ही उम्मीद करूं। तभी सोहम ने आलिया का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाते हुए कहा, बस बहुत हुआ तुम्हारा ये नाटक, अब और नहीं। इतना बोलकर वो आलिया को खींचते हुए शादी के मंडप में ले जाता है। आलिया की आंखों में आंसू आ गए थे। उसके माँ बाप उसके सामने खड़े होकर बस उसके साथ जबरदस्ती होते हुए देख रहे थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सोम आलिया को खींचते हुए मंडप में ले जाकर बैठ जाता है। फिर सोम ने पंडित जी की तरफ देखकर कहा, मंत्र पढ़िए। तभी दरवाजे से किसी ने कहा, इतनी भी क्या जल्दी है। आवाज सुनकर सब लोग दरवाजे की तरफ देखते हैं तो उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है क्योंकि वहां रुद्र के साथ प्रथम और आदि भी खड़े हुए थे। आदि की नजर तो बस आलिया पर टिकी हुई थी। इस वक्त उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वहीं जब आलिया की नज़र आदि पर जाती है तो वो जल्दी से वहां से खड़ी होकर आदि की तरफ भाग जाती है और जाकर उसके गले लग जाती है। वहीं सोमम और आलिया के मॉम डैड उन लोगों को हैरानी से देख रहे थे। तभी रुद्र प्रथम के साथ हॉल में रखे सोफे पर किसी राजा की तरह बैठ जाता है। रुद्र को देखकर सोहम ने कहा, मिस्टर ओब्रॉय आप यहाँ। तो रुद्र बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, अरे मेरे यहाँ आने से कोई प्रॉब्लम। तो सोहम ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आपने बताया नहीं आप यहाँ आने वाले हैं। तो प्रथम ने कहा, यहाँ शादी हो रही थी तो हमने सोचा क्यों ना शादी अटेंड कर ली जाए। तभी प्रथम ने प्राची का फोटो दिखाते हुए कहा, वैसे ये बताओ आलिया को यहाँ लाते वक्त इसे धक्का किसने मारा था। सोम ने फोटो देखते हुए कहा, ये कौन है, मुझे नहीं पता किसने इसे धक्का मारा। तो प्रथम ने कहा, अपने आदमियों को बुला और पूछ, मुझे वो आदमी चाहिए। तभी सोम जल्दी से अपने सारे आदमियों को बुलाता है। रुद्र और प्रथम को वहां देखकर सब लोग डरे हुए थे क्योंकि वहां कोई ऐसा नहीं था जो उन लोगों को जानता नहीं था। सबकी फटी पड़ी थी। तभी प्रथम सोम के आदमियों को फोटो दिखाते हुए पूछता है तो सब लोग एक आदमी की तरफ इशारा कर देते हैं। उस आदमी की हालत पहले से ही खराब थी, वो पूरी तरह पसीने से नहाया हुआ था। तभी प्रथम इशारे से उस आदमी को अपनी तरफ बुलाता है। वो आदमी डरते हुए प्रथम के पास पहुंच जाता है और उसके सामने जाकर घुटनों के बल बैठ जाता है। तो प्रथम ने उस आदमी को देखकर कहा, जब तुझे अपनी औकात पता है तो तू अपनी औकात से आगे कैसे बढ़ गया, तूने मेरी बीवी को हाथ कैसे लगाया। सब लोग प्रथम की बात सुनकर हैरान थे। किसी को नहीं पता था कि वो प्रथम की बीवी है। वहीं सोहम की भी हालत खराब हो गई थी। वो अपने आदमी को कोस रहा था। तभी एक झन्नाटेदार थप्पड़ उस आदमी के गाल पर पड़ता है। वो थप्पड़ इतना तेज था कि वो आदमी सीधा जमीन पर जाकर गिरता है। उस थप्पड़ की वजह से उस आदमी का सिर घूम गया था। तभी प्रथम ने अपने आदमियों की तरफ इशारा करता है तो वो उसे उठा लेते हैं। प्रथम ने अपने आदमियों से कहा, इसे ले जाओ और ऐसी सजा दो कि ये किसी भी औरत पर हाथ उठाने से पहले 1000 बार सोचे। प्रथम की बात सुनकर वो लोग उस आदमी को उठाकर वहां से ले जाते हैं। तभी रुद्र ने प्रथम की तरफ देखते हुए कहा, सो मिस्टर मलिक शादी कर रहे हैं, लेकिन आलिया को देखकर लगता नहीं कि ये शादी उसकी मर्जी से हो रही है और इसे जबरदस्ती शादी करना ठीक नहीं है। तो सोहम ने कहा, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये शादी आलिया के पेरेंट्स करवा रहे हैं, ये शादी उनकी मर्जी से हो रही है। तो रुद्र ने कहा, तुम शादी आलिया से कर रहे हो या उसके पेरेंट्स से। रुद्र की बात सुनकर सोहम चुप हो जाता है। तभी आलिया के पेरेंट्स ने कहा, देखिए आलिया हमारी बेटी है, हम उसकी शादी जिससे चाहे करवा सकते हैं, तो आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। तभी आदि ने रुद्र के पास आकर कहा, भाई
मैं ये ड्रामा और नहीं देख सकता, इसीलिए चलिए इस ड्रामे को खत्म करते हैं। तो रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तो देरी किस बात की, मंडप वहाँ है, जाओ जाकर अपनी दुल्हन को लेकर बैठ जाओ। रुद्र की बात सुनकर आदि के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो आलिया का हाथ पकड़कर मंडप की तरफ बढ़ जाता है। आलिया तो बस आदि को ही देख रही थी। तभी आदि ने पंडित जी को देखकर कहा, मंत्र पढ़िए पंडित जी। आदि के बोलने पर पंडित जी पहले सोहम को देखते हैं, फिर आदि की तरफ देखते हैं। तभी आदि ने कहा, क्या हुआ पंडित जी, दूल्हा बदलते ही आप मंत्र भूल गए, पढ़िए मंत्र। आदि की बात सुनकर पंडित जी जल्दी से मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। रुद्र वहीं सोफे पर बैठकर शादी देख रहा था। वहीं प्रथम अपने फोन से वीडियो बना रहा था। वहीं सोहम और आलिया के पेरेंट्स गुस्से में आदि को घूर रहे थे। वहीं आलिया के फेस पर स्माइल थी। आलिया आदि को देखकर मुस्कुरा रही थी। भले ही दोनों ने अपने अपने प्यार को कन्फेस नहीं किया था, लेकिन दोनों को पता था कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। तभी पंडित जी दोनों को फेरों के लिए खड़ा करते हैं। पहले 4 फेरों में आदि आलिया के आगे था, बाकी के 3 फेरों में आलिया आदि के आगे थी। फेरे होने के बाद पंडित जी आदि को सिंदूर लगाने को बोलते हैं। तो आदि आलिया की मांग में सिंदूर भर देता है, जिसके साथ ही आलिया की आंखें बंद हो जाती है और फिर मंगलसूत्र पहना देता है। फिर पंडित जी ने उन दोनों की तरफ देखकर कहा, शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। अब आप अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। पंडित जी की बात सुनकर आदि आलिया का हाथ पकड़कर रुद्र की तरफ बढ़ जाता है। आदि ने रुद्र के पास जाकर कहा, यहाँ दादू तो है नहीं, बस आप और प्रथम भाई हो, तो आपसे ही आशीर्वाद ले लेता हूँ। इतना बोलकर आदि झुकता है तो रुद्र ने आदि को पकड़ते हुए कहा, तेरी जगह वहाँ नहीं यहाँ है। इतना बोलकर रुद्र आदि को गले से लगा लेता है और फिर आलिया के सिर पर हाथ रख देता है। रुद्र के गले लगने के बाद आदि प्रथम की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है जो और जाकर प्रथम के गले लग जाता है। तभी प्रथम ने आदि को देखकर कहा, आदि जाओ अपने ससुर जी से भी तो आशीर्वाद ले लो। प्रथम की बात सुनकर आदि आलिया मॉम डैड की तरफ देखता है तो आदि ने उन्हें देखकर कहा, वो मेरे सास ससुर नहीं है। अगर वो आलिया के माँ बाप होते तो उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर रहे होते। मुझे उनके आशीर्वाद की कोई ज़रूरत नहीं। और अब घर चलिए, मेरी प्यारी सी भाभी परेशान हो रही होगी। आदि की बात सुनकर प्रथम अपना सिर हिला देता है और वो लोग वहाँ से घर के लिए निकल जाते हैं। आदि आलिया पीछे बैठे हुए थे। प्रथम गाड़ी ड्राइव कर रहा था और रुद्र बिना किसी एक्सप्रेशन के उसके बगल में बैठा हुआ था। वहीं आलिया की नजरें तो बस आदि पर ही टिकी हुई थी। तभी आदि ने चिढ़ते हुए कहा, मुझे ऐसे घूरना बंद करो। तो आलिया ने कहा, क्यों, मेरे ऐसे देखने से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अब तो तुम मेरे पति हो, मैं तुम्हें जैसे चाहूँ वैसे देख सकती हूँ। तो आदि ने आलिया को देखकर कहा, अच्छा लेकिन थोड़ी देर पहले तो तुम सोम से शादी कर रही थी, तो क्या तुम शादी के बाद उसे भी ऐसे ही देखने वाली थी? तो आलिया ने चिढ़ते हुए कहा, ओ हेलो, मैं उससे शादी नहीं कर रही थी, मेरी उससे जबरदस्ती शादी करवाई जा रही थी, समझे? तो आदि ने कहा, और तुम खुद के साथ जबरदस्ती होने दे रही थी। दोनों को झगड़ते देखकर रुद्र जल्दी से पार्टीशन ऑन कर देता है। तभी प्रथम ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ, मियाँ बीवी का झगड़ा पसंद नहीं आया? प्रथम की बात सुनकर रुद्र उसे घूरकर देखता है। तभी प्रथम ने कहा, वैसे तूने क्या सोचकर इन दोनों की शादी करवाई? तो रुद्र ने सामने रोड की तरफ देखकर कहा, क्योंकि आदि आलिया से प्यार करता है। तो प्रथम ने हैरान होते हुए कहा, क्या, और ये बात तुझे कैसे पता? तो रुद्र ने प्रथम की तरफ देखकर कहा, तुम भूल रहे हो प्रथम, आदि को मैंने ही बड़ा किया है। उसके दिल और दिमाग में कब क्या चलता है मुझे अच्छे से पता है। जब आलिया की किडनैपिंग की न्यूज़ सुनी थी तब उसकी आंखों में गुस्से के साथ एक बेचैनी देखी थी। रुद्र की बात सुनकर प्रथम ने कहा, लेकिन इन्हें देखकर लगता तो नहीं कि ये एक दूसरे से प्यार करते हैं, जब देखो तब झगड़ते रहते हैं। तो रुद्र ने कहा, तुम्हारा और प्राची का भी यही था और अब भी है, तुम दोनों ही भी झगड़ते हो। रुद्र की बात सुनकर प्रथम ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा मैं समझ गया। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी ओबरॉय प्लेस के बाहर आकर रुकती है। आदि और इसी तरह झगड़ते हुए गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। दोनों अंदर की तरफ बढ़ जाते हैं। तभी प्रथम ने उन दोनों को दरवाजे पर रोकते हुए कहा, तुम लोग यहीं रुको। प्रथम की बात सुनकर सब लोग दरवाजे की तरफ देखते हैं तो सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। तभी प्राची ने प्रथम से कहा, तुम आलिया को ढूंढने गए थे या उसकी शादी करवाने? इसकी शादी हुई किससे है? किसी को उम्मीद नहीं थी कि आदि और आलिया की शादी हुई होगी। तो प्रथम ने कहा, दुल्हा दुल्हन तुम्हारे सामने है। आलिया और आदि को देखकर सब और भी ज्यादा हैरान थे। तभी प्रथम ने शिल्पा जी से कहा, मोम आप इन दोनों का गृह प्रवेश करवाइए, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं, पहले इन्हें अंदर ले चलिए।
प्रथम की बात सुनकर शिल्पा जी एक सर्वेंट को गृह प्रवेश की तैयारी करने को बोलती है। थोड़ी देर में घर की चौखट पर चावल से भरा कलश रखा हुआ था और सामने आलते की थाली रखी हुई थी। तभी आदि ने कहा, 1 मिनट। तो सब लोग आदि की तरफ देखने लगते हैं। तभी प्रथम ने कहा, अब क्या हुआ? तो आदि ने कहा, मैं चाहता हूँ कि ये रस्म मेरी भाभी करे। आदि की बात सुनकर अद्विका ने कहा, मैं कैसे? घर में और भी तो बड़े हैं। तो आदि ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन ये रस्म आप ही करोगे मेरे लिए, वरना मैं अंदर नहीं आऊंगा। आदि की बात सुनकर अद्विका रुद्र की तरफ देखती है तो रुद्र उसे इशारा करता है। तो अद्विका आरती की थाल लेकर दोनों की आरती करती है। फिर टीका लगाकर आलिया को कलश गिराकर अंदर आने के लिए बोलती है। तो आलिया कलश गिराकर आलती से भरे थाल में पैर रखकर अपने पैरों की छाप छोड़ते हुए आगे बढ़ जाती है। अंदर जाकर आदि सबसे पहले जाकर अद्विका के पैर छूता है, फिर बाकी लोगों के। वहीं दादाजी अभी घर पर नहीं थे तो उन्हें इस सब के बारे में कुछ पता नहीं था। तभी अद्विका ने कहा, अब आप लोग बताएंगे कि ये सब क्या हो रहा है? इन दोनों की शादी, वो भी इस तरह, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो प्रथम ने कहा, बच्चा पहले शांत हो जाओ, यहाँ बैठ जाओ। तो अद्विका आराम से बैठ जाती है। फिर प्रथम जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ बता देता है। प्रथम की बात सुनकर शिल्पा जी ने कहा, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि कोई माँ बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी आदि ने अद्विका के फेस को देखकर कहा, क्या हुआ भाभी, आपका चेहरा ऐसे लटका हुआ क्यों है? तो अद्विका ने कहा, क्योंकि तुम्हारी शादी हो गई। अद्विका की बात सुनकर सब लोग उसे देखने लगते हैं। तभी आदि ने कहा, तो क्या आप मेरी शादी से खुश नहीं हो? तो अद्विका ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मैंने सोचा था तुम्हारी शादी धूमधाम से करवाएंगे, तुम्हारी शादी में सबको बुलाएंगे, खूब मस्ती करेंगे। मेरी शादी की तरह नहीं, लेकिन तुम्हारी शादी तो मुझसे भी गए गुजरे तरीके से हुई, उसमें तो हम में से भी कोई नहीं था। तभी अद्विका ने रुद्र की तरफ देखकर कहा, ये सब तुम्हारे भाई की वजह से हुआ है। हमेशा पैसा बचाने के चक्कर में रहते हैं, पहले खुद की शादी में किसी को नहीं बुलाया, अब तुम्हारी शादी तो किसी और के मंडप में ही करवा कर ले आए, उसमें तो एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। अद्विका की बात पर सब रुद्र को देखकर हंस रहे थे। तभी आदि ने कहा, कोई बात नहीं भाभी, आपके लिए मैं दोबारा शादी करने के लिए भी तैयार हूँ। तभी अद्विका ने कहा, नहीं नहीं, मैं इसी शादी से खुश हूँ, अगर तुमने दोबारा शादी की तो मेरी आलू का क्या होगा? अद्विका की मासूमियत से भरी बातें सुनकर सब मुस्कुरा देते हैं। तभी आदि ने कहा, ओहो भाभी, मैं आपकी आलू से ही दोबारा शादी करने की बात कर रहा था। तो अद्विका ने कुछ सोचते हुए कहा, ओ फिर ठीक है। तो शिल्पा जी ने आलिया से कहा, तुम जाकर चेंज कर लो, फिर डिनर के लिए आ जाना। तो आलिया अपना सिर हिलाकर अपने रूम में चली जाती है। वहीं प्रथम और रुद्र अपने रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। उनके पीछे पीछे उनकी बीवी भी चली जाती है। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठे डिनर कर रहे थे। अब तक सार्थक प्रथम भी घर आ चुके थे। दोनों को आदि और आलिया के बारे में भी पता चल चुका था। सब लोग डिनर करने के बाद अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं रुद्र बाकी सबके साथ स्टडी रूम में चला जाता है। रुद्र ने सार्थक को देखकर कहा, क्या हुआ, काम हुआ क्या? तो सार्थक ने कहा, हाँ, अभी वो हमारे ठिकाने पर ही है। तो रुद्र ने कहा, गुड, अब उसके किए की सजा देने का टाइम आ गया है, हम कल ही वहां जा रहे हैं। रुद्र की बात सुनकर सब हाँ में सिर हिला देते हैं। तभी सार्थक ने आदि की मजे लेते हुए कहा, और दूल्हे राजा कैसा लग रहा है? आज तो शादी कर ली, वैसे तू अभी तक यहाँ क्या कर रहा है? तो तेरी सुहागरात है ना, तो आलिया तेरा वेट कर रही होगी, तू यहाँ है, जा अपने रूम में जा। तो आदि ने मना करते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं जाना। आदि की बात सुनकर प्रथम ने हैरान होते हुए कहा, क्यों? तो क्या तू पूरी रात यहीं बैठकर निकालेगा? तो आदि ने कहा, हाँ, मैं यहीं सो जाऊंगा। तभी प्रथम ने कहा, तू तो ऐसे शर्मा रहा है जैसे तू लड़की है और आलिया लड़का, अब चुपचाप जा रूम में। उन लोगों की बात सुनकर आदि वहां से मुंह बनाते हुए चला जाता है। आदि को आज बहुत ही अजीब लग रहा था। किसकी बात अलग थी, लेकिन आदि से आलिया के साथ ये सब नहीं सोचा था। आदि रूम का डोर खोलता है तो देखता है रूम में अंधेरा था। तो आदि अंदर जाकर डोर लॉक करके लाइट ऑन करता है तो देखता है आलिया बेड पर नहीं थी। ये देखकर आदि गहरी सांस लेता है और जाकर बेड पर लेट जाता है। तभी आदि को अपने सीने पर किसी के रेंगते हुए हाथ फील होते हैं। तो आदि जल्दी से पलटकर पीछे देखता है तो उसके पीछे आलिया लेटी हुई थी, उसे देख रही थी। आलिया को देखकर आदि ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो आलिया ने आदि के सीने पर अपनी अंगुली चलाते हुए कहा, तुमसे शादी हुई है तो यहीं तो आऊंगी तुम्हारे पास, तुम्हारे रूम में। बीवी हूँ तुम्हारी, और कहाँ जाऊंगी? आलिया की बात सुनकर आदि ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, हाँ तो फिर ठीक है ना, फिर इतना चिपकने की क्या जरूरत है, जाकर चुपचाप सो जाओ। तो आलिया ने आदि के और करीब खिसकते हुए कहा, किसी बातें कर रहे हो, आज हमारी फर्स्ट नाइट है, मैं तुमसे दूर क्यों जाऊंगी? आलिया की बात सुनकर आदि का दिल जोरों से धड़क उठता है। तभी आलिया ने आदि के कान के पास आकर कहा, क्यों, क्या हुआ?
वैसे तो हमेशा चिपकते रहते थे, लेकिन लगता है शायद आज बोलती बंद हो गई। आलिया की बात सुनकर आदि एक चुटकी में आलिया के ऊपर आ जाता है। वहीं आलिया आदि के सडन मुंह से हैरान होकर आदि को देखने लगती है। तभी आदि ने आलिया की आंखों में देखते हुए कहा, दूर जा रहा हूँ तो हल्के में मत लो, अगर पास आ गया तो झेल नहीं पाओगी। तो आलिया ने आदि के गले में बाहें लपेटते हुए कहा, पास आकर तो देखो, तब पता चलेगा ना झेल पाऊंगी या नहीं। आलिया की बात सुनकर आदि ने कहा, सोच लो, कहीं ऐसा ना हो बाद में तुम्हें पछताना पड़े। तो आलिया ने कहा, इसमें सोचना क्या है, पति हो तुम मेरे, मैं वाइफ हूँ तुम्हारी, और आज हमारी फर्स्ट नाइट है तो उसे सेलिब्रेट करना तो बनता है। आलिया की बात सुनकर आदि आलिया को ऊपर से नीचे तक देखता है तो इस वक्त आलिया ने एक नाइटी पहनी हुई थी जिसमें वो बेहद सेक्सी लग रही थी। वो नाइटी आलिया की थाई तक ही थी जिसमें उसकी गोरी टांगे दिखाई दे रही थी। आलिया को इसे देखकर आदि भागने लगता है। वो धीरे धीरे आलिया के ऊपर झुकने लगता है तो आलिया आदि का कॉलर पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लेती है और अपने होठों में आदि के होठों को भर लेती है। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।